ओके, स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स वगैरह खत्म कर लिए थे, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझेंगे। इसके बारे में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। देख, इसको समझने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझने से पहले इसकी हिस्ट्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आ गया इसका पिक्चर, यूएनओ दिख नहीं रहा है क्या कहेंगे? यूएनओ नहीं, वो नहीं, यूएनओ ऑर्गन नहीं, वो तो बाद में बताऊंगा। इसका लोगो शायद से मैंने डाउनलोड नहीं किया क्या, देखना। ओके, मैं दिखाता हूँ। इसके थोड़े से पिक्चर्स मिल जाए मुझे ये, ठीक है। देख, इसकी कहानी हमें पॉइंट समझनी है। इसका लोगो है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ये लोगो है, मैं यहाँ लगा देता हूँ थोड़ा सा अच्छा। देख, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी समझते हैं। देख, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से लेकर के 1918 तक, ठीक है, 1918 तक। अब देख, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो पूरी दुनिया को समझ में आया कि जब लड़ाई होती है, तो उस लड़ाई में कितनी जान माल की हानि होती है, यानी इकोनॉमिक नुकसान होता है, ठीक है। जो लोगों की जान जाती है वो अलग से जाती है, बीमारियां फैलती हैं, गरीबी आती है देश में, समझ में आ रही है? हाँ, हंगर आता है, भूखमरी आती है, ठीक है। लोग एक जगह से दूसरे जगह जो कि चले जाते हैं, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एक भारी लॉस होता है, ह्यूमैनिटी को ओवरऑल सफर करना पड़ता है वॉर की वजह से। जैसा अगर हम आज की कंपैरिजन करें यूक्रेन और रशिया की वॉर, तो यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से यूक्रेन के लोगों को कितना सफर कर रहा है, दूसरी तरफ रशिया के जो सोल्जर्स हैं वो भी बिना मतलब के मारे जा रहे हैं, है कि नहीं? तो रसिया में रहने वाले जो रशियंस हैं उनके खिलाफ पूरी दुनिया में लोगों के अंदर एक हेट की भावना बढ़ती जा रही है कि नहीं? जबकि क्या वहां के रहने वाले लोगों की कोई गलती है कि उन लोगों ने बोला अपने राष्ट्रपति को कि जाओ यूक्रेन को मारो? नहीं। लेकिन फिर भी वो लोग सफर करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो ऐसे ही जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया को समझ में आया कि अच्छा, ह्यूमैनिटी को कितना सफर करना पड़ता है, तो इसके लिए कुछ न कुछ हमें कदम उठाने चाहिए कि अब से आने वाले सालों में ऐसी वॉर फिर से ना हो, ठीक है, ऐसी वॉर फिर से ना हो। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे कौन? वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने सजेस्ट किया कि भाई हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करके रखे, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में सारे देशों के जो लीडर हो वो आकर के पार्टिसिपेट करे, और हम लोग कोई भी अगर मसला होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या कर सके, उस मसले को उठा सके। बात समझ में आई? तो किसने सजेस्ट किया? अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन जी
आइए, ठीक है, ये थे वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन इन्होंने क्या कहा कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसमें पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत हो। तो इनके कहने पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसे कहा गया लीग ऑफ नेशन। क्या बनाया गया? एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसे कहा गया लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन हिंदी में कहा गया राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन कब बनाया जाएगा? तो अभी वॉर खत्म हुआ है 1918 में, 1918 में। तो 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920 को किसका गठन किया गया? अरे करे, लीग ऑफ नेशन। मैंने अभी यूएनओ के ऊपर आया नहीं तब से के तू लीग ऑफ नेशन, ठीक है। 10 जनवरी 10 जनवरी 1920 को बना लीग ऑफ नेशन। एकदम आराम से समझते थे। ये कौन है? ये कौन है? वुडरो वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन। बात समझ में आ रही है? हाँ, वुडरो विल्सन, ठीक है। 10 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन के कहने पर किसका गठन किया गया? लीग ऑफ नेशन। अब देख, लीग ऑफ नेशन को बनाने के लिए एक शर्त रखी गई कि भाई सारे जो भी देश आएंगे, जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, पहले उन्हें अपने पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाना होगा, ये बिल पास करवाना होगा कि भाई हम लोग, यही जैसे भारत है, भारत के लोकसभा राज्यसभा में पहले बिल पास कराना होगा कि हम लोग यूएसए में जो बनाया जा रहा है लीग ऑफ नेशन, उसमें भारत को सम्मिलित करने जा रहे हैं। क्या सभी लोग सहमत हैं? अगर बिल पास हो गया तो भारत वहां पर जाएगा अपना, और वहां जो भी प्रोसीजर रहेगा सिग्नेचर करेगा और उसमें शामिल हो जाएगा लीग ऑफ नेशन में, ठीक है। हाँ, तो सारे देशों को क्या करना था? अपने देश के पार्लियामेंट में पास करवाना था लीग ऑफ नेशन का बिल, ठीक है। तो सब ने पास करवाया, बहुत सारे देश इसमें सम्मिलित हुए। लेकिन जब रूजवेल्ट खुद कहाँ गए? यूएसए में। रूजवेल्ट खुद यूएसए में गए और अपने पार्लियामेंट में जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो यूएसए के पार्लियामेंट ने ही लीग ऑफ नेशन में सम्मिलित होने से मना कर दिया। अरे ये वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन। मैंने क्या बोला? रूजवेल्ट? नहीं नहीं, रूजवेल्ट तो वो बात में आएंगे। वुडरो विल्सन जब गए यूएसए में अपने पार्लियामेंट में कि पास करवाने के लिए, भाई ये जो लीग ऑफ नेशन है इसमें यूएसए को भी शामिल करना है, तो इसको पास कर दिया जाए बिल। तो यूएसए की जो जो वहां की लोकसभा है, वहां की लोकसभा को क्या कहते हैं? सीनेट। सीनेट तो होती है वहां का राज्यसभा। हाँ, कांग्रेस कहते हैं वहां के लोकसभा को, ठीक है। सीनेट वहां की राज्यसभा होती है, कांग्रेस कहते हैं, या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस, ठीक है। हाँ, तो वहां कांग्रेस में गए, उन्होंने पास करवाया, तो क्या वो पास हुआ? लीग ऑफ नेशन में लीग ऑफ नेशन का सिग्नेटरी यूएसए खुद नहीं बन पाया। लेकिन इस लीग ऑफ नेशन को कब बनाया गया? 10 जनवरी 1920 को, और इसका हेडक्वार्टर रखा गया स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया? हेडक्वार्टर था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। देख, अब ये लीग ऑफ नेशन बना, इसके मोटो क्या? तो मेन मोटो याद रखना, मोटो था द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना, टू अवॉइड
सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बात समझ में, टू अवॉइड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और भी इसके बहुत सारे मुद्दे थे कि जैसे पूरी दुनिया में जब वॉर के बाद में हेल्थ क्राइसिस आता है तो हेल्थ के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फूड की शॉर्टेज आती है तो फूड के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएंगी। तो इस लीग ऑफ नेशन की जो एक सोच थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। वुड्रो विल्सन एक महान व्यक्ति थे, ठीक है। इनको मतलब एक बड़े थिंकर के कैटेगरी में आते हैं। इनको जैसे कि अगर कोई वो अपना पॉलिटी ऑप्शनल लेता है या एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन करके होता है सब्जेक्ट, ठीक है। अगर वो ऑप्शनल लेता है तो उसमें थिंकर्स के बारे में पढ़ना रहता है, तो उस थिंकर्स में वुड्रो विल्सन भी आते हैं, इनके बारे में स्टडी करनी रहती थी। तो स्कॉलर बन रहा था ये वुड्रो विल्सन, और इनकी सोच जो थी वो दूरदर्शी थी ताकि दुनिया को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इन्होंने कहा था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है, ठीक है। तो क्या इस लीग ऑफ नेशंस का जो मोटो था कि हमें इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करना है, ये हो पाया, पूरा हो पाया? नहीं, ठीक है, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर के 1945, ठीक है। 1939 से लेकर के 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। जो मोटो था लीग ऑफ नेशन का कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना है, वो मोटो कंप्लीट नहीं हो पाया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। इसी के साथ लीग ऑफ नेशन की जो एक अस्तित्व था ना, मतलब कि एक आइडेंटिटी थी, वो भी खत्म हो गई, ठीक है। लीग ऑफ नेशन को कोई उतना मान देता नहीं था, भाई क्या मतलब है तुम्हारे होने का जब तुम्हारे रहते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जा रहा है, तो हम क्यों जो कि आए इसमें, है ना। तो वही चीज जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही इस लीग ऑफ नेशन का नाम चेंज किया गया, और इस लीग ऑफ नेशन की जगह जब उस वक्त के लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट थे, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल। जब हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहा होगा, तो यही विंस्टन चर्चिल रहेगा जो गांधी को बुलाएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए और कहेगा कि भारत से जो कि हमें सपोर्ट चाहिए सैनिकों का, तो गांधी जी वहां से भाग आएंगे। वो सब स्टोरी हिस्ट्री में है, तो मजेदार स्टोरी है। लेकिन यहाँ पर विंस्टन चर्चिल और रूजवेल्ट ने कहा कि काम करो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया है, तो भाई इसे रोकने के लिए जैसे लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, तो एक ऐसी बॉडी बनाई जाए कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर को न होने दे। बात समझ में, थर्ड वर्ल्ड वॉर को न होने दे। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो, इसके लिए बनाया गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 यहां से बनता है यूएनओ। यूएनओ कब? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन होता है, और इसका हेडक्वार्टर रखा जाता है न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा जाता है? न्यूयॉर्क। अब देख, पहले ये लीग ऑफ नेशन फेल क्यों हुआ? लीग ऑफ नेशन इसलिए फेल हुआ कि लीग ऑफ नेशन में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो सारे देशों के आर्मी जो होते हैं वहां से थोड़ी थोड़ी आर्मी ले सके और एक अपनी बड़ी आर्मी बना सके, कि अगर कोई दुनिया में कोई भी देश है, अगर वो
ज्यादा तानाशाही करता है, दूसरे देश को कब्जा करता है, तो सब लोग उसको मिल करके मारे, है ना। अगर तुम एक ऐसे पावरफुल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, तुम्हारे पास पूरी दुनिया से मिला करके सैनिक होने चाहिए ना, कि ताकि जब जरूरत पड़े तो तुम खड़े हो, तो कोई भी देश तुम्हारे सामने आंख उठाने की हिम्मत ना कर सके, तभी तो तुम्हारा दबदबा रहेगा, तुम्हारा रहने का कुछ फायदा होगा। और लीग ऑफ नेशन में ये सब कुछ था ही नहीं, लीग ऑफ नेशन में ये सब कुछ था ही नहीं। लीग ऑफ नेशन को जब फंडिंग की जरूरत पड़ती तो कुछ देश पैसे देते, कुछ देते ही नहीं, ठीक है, फंडिंग का कुछ सोर्स नहीं था। इसीलिए जब यूएनओ बनाया गया, तो यूएनओ को चलाने के लिए, यानी कि इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए इसकी 6 उंगलियां बनाई गई, ठीक है। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगली होती है, तब ये पांचों अगर ऐसी इकट्ठा होती तो मुक्का बनता है, बढ़िया से हाथ काम करता है। अगर 2-4 उंगली कट जाए तो क्या हाथ अच्छे से काम करेगा? नहीं। तो इसी तरीके से इस यूएनओ को चलाने के लिए इसकी समझ ले 6 उंगलियां यानी 6 ऑर्गन्स बनाए गए हैं, ठीक है, 6 ऑर्गन्स बनाए गए हैं। अब देख, दिखाई दे रहा है? सॉरी, ये वाला नहीं, गड़बड़ वाला, ये बात समझ में आ रही है? देख, ये है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसे प्रॉपरली वर्क करने के लिए इसकी 6 उंगलियां यानी 6 ऑर्गन्स बनाए गए, जिसमें से पहला तुझे कैसे कैसे याद रखना है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली नंबर 1, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल नंबर 2, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल नंबर 3, ट्रस्टीशिप नंबर 4, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नंबर 5 और सेक्रेटरीट नंबर 6, ठीक है। अब देख, इसमें से तुझे पढ़ना सिर्फ किसके बारे में है, एक जनरल असेंबली के बारे में, दूसरा आईसीजे के बारे में, और तीसरा यूएनएससी के बारे में। इन तीनों के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन रखना है, बाकी के बारे में बस जो बताऊंगा उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बता, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपरली चलाने के लिए कितने ऑर्गन्स बनाए गए हैं, कितनी उंगलियां बनाई गई उसकी, कौन कौन सी? सीधा याद रख, जनरल असेंबली, आधा आधे बोल, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट। अब देख, इसको तू कैसे समझेगी, एकदम आसानी से समझना है। जैसे हमारा देश है, देश के लिए नियम कानून बनता है, कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में। तो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है ना, वो पूरी दुनिया का पार्लियामेंट है। पूरी दुनिया में हर देश में किस पर कौन सा कानून लगेगा, कौन तेल का व्यापार करेगा, किसको मिसाइल दिया जाएगा, किसको जो कि कौन सा हथियार कौन से देश से परचेस करना है, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कशन होता है कहाँ पे, जनरल असेंबली में। नियम कानून बनते हैं कहाँ पे, जनरल असेंबली में। तो इसको, इस चीज को ना तू ऐसे ही रिलेट करना है जैसे हमने पॉलिटी में पूरी तरीके से भारत को अच्छे से समझने के लिए हमने भारत के लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ा है ना, वैसे ही इन सब चीजों को तू रिलेट करेगी तो एकदम बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। तो जो यूएन जनरल असेंबली है, यूएन जनरल असेंबली, सीधा जनरल असेंबली की बात करूं, जनरल असेंबली का मतलब क्या, पूरी दुनिया के लिए जब नियम कानून बनेगा तो कहाँ बनेगा, जनरल असेंबली में। अभी पहले थोड़ा थोड़ा सब समझ, उसके बाद सबके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, कितने मेंबर होते हैं, कितने साल का टेन्योर होता है, ठीक है, कैसे इनका सिलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है, क्या होता है, वो सबके बारे में बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो जनरल असेंबली का मतलब क्या, पूरी दुनिया के लिए बनाए जाने वाले नियम कानून का वो पार्लियामेंट, ठीक है, जनरल असेंबली पूरी दुनिया का पार्लियामेंट, लोकसभा, ठीक है। अब जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट को अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी रहेगी तो भाई अच्छी खासी सिक्योरिटी लगानी होगी कि नहीं, क्योंकि उस पार्लियामेंट में हर राज्य के जो कि अलग अलग जो एमपीज होते हैं वो आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं,
उसके बाद वहां पर प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सारे के सारे मिनिस्टर्स आते हैं, जितने भी कैबिनेट होती है सबके सब लोग रहते हैं। अगर कोई आकर के पार्लियामेंट को उड़ा दिया तो हाँ, देश कहाँ जाएगा? खड्डे में चला जाएगा। तो वैसे ही सपोज कर यूएन असेंबली, जो कि जनरल असेंबली बैठी हुई है यूएन की, कोई आया जनरल असेंबली को उड़ा दिया तब, तो उसकी सिक्योरिटी देने का काम कौन करेगा? सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो उसको सिक्योरिटी देने का काम कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वो जनरल असेंबली की सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा रखती है कि भाई कोई दूसरे देश के प्रधानमंत्री आए हैं, ठीक है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री गए हैं यूएसए में, तो वहां पर उसको उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, सुरक्षित ले जाना है, फिर कौन सा होटल देना है, वहां पर सुरक्षा देखना है, सारी की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? सिक्योरिटी काउंसिल की। सिक्योरिटी काउंसिल की। अब देख, जैसे जब इन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी खर्चा होगा उसे उठाना पड़ेगा, यूएन जनरल असेंबली में जो खर्चा होगा उसे उठाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे कि इकोनॉमिक और सोशल के बारे में भी समझाऊंगा, वो सब है। अभी ये जैसे आईसीजे है, आईसीजे का गठन होगा, इसमें जजेस आएंगे, इन सबको उठाना पड़ेगा। तो इन सब का खर्चा उठाने का काम करती है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। खर्चा, हाँ, पैसा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे कोई अनाथ आश्रम खोला है, तो अनाथ आश्रम क्या बस खोल देने से चलने लगेगा? उसके लिए फंडिंग चाहिए। हाँ, तो इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, इन सारे के सारे जो जितने भी ऑर्गन्स है, उन सबको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आता है? इस यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल से आता है। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम क्या है? पैसा, पैसे का अरेंजमेंट करना। बात समझ में? पैसे का अरेंजमेंट करना। तो इसमें सारे देश इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि भारत है, भारत 2% दे देता है। अभी यही बताऊंगा कि इसी पैसे की वजह से क्यों भारत को जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर दिया जा रहा था, तो भारत ने क्यों वीटो पावर नहीं लिया? वो वीटो पावर दे दिया चाइना को। समझ में? बस यही पैसे का ही सारा का सारा खेल है, ठीक है। हाँ, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या करता है? पैसे की इंतजाम करता है, पैसे वगैरह का इंतजाम पूरा ट्रस्टीशिप काउंसिल का है, ठीक है। उसके बाद ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या होते हैं, जैसे जब कहीं देश में पूरा समझ ले कि फ्लड वलड आ गया, फ्लड आने की वजह से वो पूरा देश बर्बाद हो गया, ठीक है। या किसी अफ्रीका जैसे देश है जहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा छाई हुई है, तो वहां से जो वैक्सीनेशन होगा उनको देखने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? तो जैसे पूरी दुनिया में कोई बीमारी आती है तो उसको देखने के लिए बनाया जाता है डब्ल्यूएचओ अलर्ट करती है। कोरोना आया था, डब्ल्यूएचओ अलर्ट किया, भले वो थोड़ा सा जो उसका हेड था वो चाइना के फेवर में था, तो लेट अलर्ट किया, वो अलग बात है, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ हो गया। उसके बाद अगर कहीं पर तुझे ये पोलियो वगैरह की वैक्सीन वगैरह दिलानी रहेगी तो डब्ल्यूएचओ करता है। फिर बहुत भूखमरी है, ठीक है, खाना नहीं मिल रहा है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलेगा। तो इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का स्पेसिफिक काम रहता है, दुनिया में देखो किस किस चीज की कमी है और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। तो इस सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 5-6 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे कि कब किसका एस्टेब्लिश कब हुआ, ठीक है, उनका काम क्या है, ठीक है। तो यूएन एंड सिक्योरिटी ये इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है, इसका काम क्या है? हाईलाइट करना नहीं रे। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को गठित करो जो सिर्फ उसी पर ध्यान दे। जैसे डब्ल्यूएचओ, क्या तुझे पैसे की जरूरत रहेगी तो तू डब्ल्यूएचओ के पास जाएगी, या तो वर्ल्ड बैंक के पास जा, या तो आईएमएफ के पास जा। लेकिन बीमारियों से अगर पूरे देश में कोई बीमारी फैलने वाली है, ठीक है, तुझे अपने देश में कोई बड़ा हॉस्पिटल खोलना है, उसके लिए पैसा वगैरह चाहिए रहेगा, या साइंटिस्ट की टीम चाहिए रहेगी। तुझे पता करना है कि भाई यूएस से कुछ साइंटिस्ट की टीम आए, चाइना से नहीं, चाइना से मत आए, रसिया से आए, ठीक है। तो उसके लिए तू कहाँ पर जाएगी? बोलेगी कि अच्छा मुझे ऐसा ऐसा करना है, थोड़ा हेल्प कीजिए, डब्ल्यूएचओ के पास जाएगी, ठीक है।
तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है। तो देख, इकोनॉमिक मतलब पैसे से लेना देना, तो इसी में तेरा आ जाएगा IMF, वर्ल्ड बैंक, इकोनॉमिक में आ जाएगा। सोशल मतलब हेल्थ को, तो WHO हो जाएगा, फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सब किसके अंडर आएंगे? इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में। बात समझ में आई? तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम क्या है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे और उसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स या तो बॉडीज को क्रिएट किया जाए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ, बहुत सही। ट्रस्टीशिप का काम क्या रहता है? पैसे को अरेंज करना। आप सपोज कर कि ये जो पूरी देश में, पूरी दुनिया में कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान ने जो है कि इंडिया के किसी पर्सन को पकड़ के अपने जेल में बंद कर लिया और वो छोड़ ही नहीं रहा है, उस पर जो कि केस ठोक दिया कि ये स्पाई है, जबकि वो नॉर्मल बंदा है। वहां मान ले कि किसी बिजनेस के पर्पज से गया हो और उसको उसने कैद कर लिया है, तो तू पाकिस्तान में जाकर के बम तो फोड़ नहीं सकती, या वहां पर जाकर के रफाल से हमला करके उस इंसान को ऐसे छुड़ा तो नहीं सकती। तुझे कहीं ना कहीं कोर्ट में जाना पड़ेगा ना। अत्याचार कर रहा है कोई, जैसे भारत में ही अगर तेरे ऊपर कोई अत्याचार करेगा तो तू कोर्ट में जाएगी, चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट। वैसे जब एक देश दूसरे देश के ऊपर अत्याचार करने लगे तो कहाँ जाएगा? ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, है कि नहीं? जैसे जब ये रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो यूक्रेन ने केस कहाँ फाइल किया? ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो ICJ का काम क्या है? न्याय करना, कि सारे पूरी दुनिया में हर एक देश आपस में प्यार से रहे। जैसे किसी पर्टिकुलर देश में ये माना जाता है कि भाई सारी जनता प्यार से मिलजुल कर रहे, वैसे ही ICJ ये जो कि कोशिश करता है कि सारे देश आपस में मिलजुल कर रहे, और कहीं अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो फिर हमारे पास आओ, हम उसको ऊपर एक्शन लेंगे। बात समझ में? तो न्याय करने का काम किसका? ICJ। अब बता, अगर हम अपने भारत की बात करें, भारत की पार्लियामेंट में जितने भी नेता परेता होते हैं, क्या ये नेता परेता अपने दिमाग से काम करते हैं? इनको सलाह कौन देता है? जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, जो बड़े बड़े IAS अधिकारी होते हैं, तो इस पूरे UN ऑर्गेनाइजेशंस को सलाह देने का काम कौन करेगा? सेक्रेटरीट। बात समझ में आई? कौन करेगा? ये सेक्रेटरीट। इतना क्लियर है? हाँ, तो देख, सेक्रेटरीट का काम क्या हुआ? सेक्रेटरीट का सलाह देने का। ठीक है, एक मिनट। ओके, क्या बोल रहा था? हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, अरे, सेक्रेटरीट का काम क्या होता है? हाँ, पूरे के पूरे जो ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, UNO है ना, इन सब का दिमाग होता है सेक्रेटरीट। बात समझ में? सेक्रेटरीट तो तूने सुना होगा कि जो सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटरेस, है ना, जनरल UN जनरल असेंबली के सेक्रेटरी। तो यही लोग रहते हैं जो ये बताते हैं कि भाई ये जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से काम करेगी, किसको क्या काम दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे देश में कौन होते हैं? IAS ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो 6 ऑर्गन्स है, वो 6 ऑर्गन्स का काम क्या है और क्यों बनाया गया, ये समझ में आया तुझे? ओके, बता, लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 10 जनवरी 1920 को। लीग ऑफ नेशन का मोटो क्या था? ओके, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस को दिमाग देने का काम कौन करता है? सेक्रेटरीट। ठीक है, ये सारा का सारा एकदम दिमाग में क्लियर है क्या क्या चल रहा है?
ठीक है, अब हम लोग एक एक को आराम आराम से समझते हैं पूरा, ठीक है। ओके, पहले हम समझते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो मैं जनरल असेंबली लिख दूं, चलेगा ना? हाँ, जनरल असेंबली, ठीक है, जनरल असेंबली, ठीक है। देख, पहला है जनरल असेंबली। अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का फॉर्मेशन कब हुआ, अरे जब ये जब सारे के सारे जब ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, यूएनओ बना है, तो तभी ये सब के सब फॉर्मेशन एक ही साल में हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, उसी समय हुआ होगा ना। हाँ, तो ये सारे के सारे जितने हैं ना, इन सब का फॉर्मेशन तुझे 1945 में ही मिलेगा। बात समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? और इसमें जो भी अगर कुछ थोड़ा एक दो साल इधर उधर रहेगा तो उसके बारे में मैं बता दूंगा, लेकिन मोस्टली तू जो देखेगी, चाहे यूनाइटेड नेशन ये जनरल असेंबली रहे, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल रहे, ठीक है, ये सब का सब, ये सब का फॉर्मेशन कब हुआ रहेगा? 1945। आईसीजे हो गया 1945, ठीक है, सेक्रेटरीट 1945। तो एक चीज तो तुझे क्लियर है कि इन सब का डेट याद करने की जरूरत नहीं है, अगर तूने बॉडी याद कर लिए, ठीक है, इन सब का डेट याद करने की जरूरत नहीं है। अब देख, इनमें से ये जो छह है ना, छह में से पांच का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है, पांच का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। बाकी सिर्फ एक का हेडक्वार्टर नीदरलैंड हेग में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। बात समझ में आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है ना? चल, अब हम लोग समझते हैं जनरल असेंबली का फॉर्मेशन कब हो जाएगा। फॉर्मेशन 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। देख, इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में टोटल 193 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? मेंबर है 193। कहेगा कि इस 193 में सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन ऐड हुआ था, तो हुआ था साउथ सूडान 2011 में। लेटेस्ट मेंबर कौन था? मतलब पहले 192 थे, फिर साउथ सूडान आया, उसने भी कहा हमको भी ऐड कर लो भाई, तो उसको भी ऐड कर लिया गया 2011 में। लेटेस्ट साउथ सूडान कब? 2011 में, 2011 में। बात समझ में आई? 2011 में। इतना क्लियर है? ओके, देख, कहेगा कि अच्छा इस जनरल असेंबली में क्या होता है, तो भाई पूरी दुनिया के लिए नियम कानून बनाने का काम इसी जनरल असेंबली में होता है ना? तो इसका फंक्शन, काम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूट लॉ, कॉन्स्टिट्यूट लॉ फॉर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए नियम कानून बनाने का काम होता है। कहेगा कि जैसे हमारे देश में असेंबली होती है, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर बैठक होती है ना, वैसे इसकी बैठक कब होती है, तो इसकी बैठक होती है सितंबर मंथ में, हर साल के सितंबर मंथ में। मीटिंग कब होती है? मीटिंग होती है सितंबर महीने में, हर साल के सितंबर महीने में मीटिंग होती है। बात समझ में आई? ओके, ठीक है। अब देख, मैं तुझे दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये जनरल असेंबली, ठीक है। बड़ा सा हॉल है ये, दिखाई दे रहा है? हाँ, ये है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली,
ठीक है, यहीं पे आते हैं, सब बैठते हैं, बढ़िया, यहाँ पर सब पूरा का पूरा नियम कानून बनाया जाता है। बात समझ में? हाँ, इंडिया भी, इंडिया इसका मेंबर है। देख इसमें पूछता है ना कि जब ये यूएनओ बना था तो यूएनओ के फाउंडिंग मेंबर में इंडिया था कि नहीं, यानी यूएनओ के बनने के वक्त इंडिया था कि नहीं, इंडिया था। ठीक है, तो यहाँ याद रख लेना, इंडिया वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएनओ। फाउंडिंग मेंबर में इंडिया भी शामिल था। ठीक है, इंडिया। तो कई बार पूछता है कि क्या यूएनओ के फाउंडिंग मेंबर में इंडिया शामिल था, यानी जब यूएनओ बन रहा था तो इंडिया शामिल था। देश आजाद होता है भारत 1947 में, लेकिन हम लोग देश की आजादी के पहले ही 1945 में जब यूएनओ बनाया जा रहा था तो उसके मेंबर थे। ठीक है, हाँ, उसके मेंबर थे। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब देख, कहेगा कि यहाँ पर जब सब सारा का सारा काम काज होगा तो सारा का सारा काम काज किस लैंग्वेज में होगा। जैसे हमारे भारत में है, तो भारत में मैंने तुझे जब लैंग्वेज पढ़ा था तो बताया था ऑफिशियल लैंग्वेज होता है जिसमें पेपर वर्क होता है। तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ पेपर वर्क होगा, तो वो पेपर वर्क कौन से लैंग्वेज में होगा। तो यहाँ पर कुल 6 लैंग्वेजेस, 6 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है पेपर वर्क के लिए। ठीक है, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस। देख कौन कौन सा है, तो क्योंकि यूएस में है, यूएस में क्या बोली जाती है, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। यूरोप में फ्रांस, फ्रेंच, स्पेनिश, स्पेनिश। ठीक है, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। रसिया है, तो रसिया में क्या रसियन नहीं होगा, होगा रसियन। ठीक है, रसियन। उसके बाद चाइना है, तो चाइनीज, चाइनीज को कहते हैं मैंडरीन, चाइनीज को क्या कहते हैं, मैंडरीन, मैंडरीन। और छठवां लैंग्वेज जो सबसे लास्ट में ऐड किया गया, अरेबिक, अरेबिक। अब तू पूछोगी हिंदी क्यों नहीं है, तो वही देख, लैंग्वेज ऐड करने का मतलब होता है जब तुम अपना लैंग्वेज यहाँ ऐड करवाओगे तो तुम्हें उस लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी खर्चा होगी ना वो तुम्हें खुद उठाना पड़ेगा। और पता, साल में एक बार तो बैठक होती है, साला उसके लिए मैं लाख 10 लाख खर्चा करूँ खरी लैंग्वेज के लिए, क्या मतलब निकलता है? इंग्लिश से काम चल जाता है अपना। इंडिया वालों को क्या इंग्लिश नहीं आती है, आती है। लेकिन वो तो पागल ही होगा ना जो तुम एक दिन के लिए जा रहे हो और उस पर लाख 10 लाख खर्चा करके आ रहे हो, है? बात समझ रहे? तो हिंदी को इसमें शामिल नहीं किया गया। हिंदी अगर तुम्हें शामिल करवाना है तो तुम करवा सकते हो, लेकिन वही तुमको खर्चा उठाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो यूएसए है, फ्रांस है, स्पेन है, रसिया है, चाइना है, इन लोग के, अरब है, इन लोग के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास है। हमको एक एक पैसा देखना है। बात समझ में आई है? तो इसमें इसमें कुल कितने लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है, 6। कहेगा कि सबसे लास्ट में कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया, अरेबिक। बात समझ में आ रही है? अरेबिक। यहाँ से मैप से याद रखना, यूएसए में है तो इंग्लिश, इंग्लिश। यहाँ है फ्रांस, फ्रांस, स्पेन। ठीक है, फ्रांस, स्पेन, स्पेन, रसिया, चाइना, मैंडरीन, और ये पूरा का पूरा अरेबियन है। तो लास्ट में ऐड किया गया अरेबिक। ठीक है, लेटेस्ट, लेटेस्ट। बात समझ में आई? तो यूएन जनरल असेंबली में, यूएन जनरल असेंबली में, यूएन जनरल असेंबली में कुल कितने मेंबर, 193 मेंबर, 193 मेंबर।
ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। कब बना है? याद करने की जरूरत है। 1945 में। कितने लैंग्वेजेस? 6। कौन कौन सी है? इंग्लिश, फ्रांस, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज और अरेबिक। सबसे लेटेस्ट में ऐड हुआ, सबसे लेटेस्ट में ऐड हुआ मेंबर साउथ सूडान 2011 में। 2011। अब देख, जैसे जब जनरल असेंबली हमारे देश में जब असेंबली होती है, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा होता है, तो उसमें कोई ना कोई चेयरमैन होता है। तो इसका भी, इस असेंबली का भी चेयरमैन होता है, लेकिन वो चेयरमैन कैसे होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इनको डिसाइड किया जाता है, और सबका जो ये क्या कहते हैं कि टेन्योर रहता है वो 1 ही साल का रहता है। तो तुझे क्या ये जनरल असेंबली के चेयरमैन को याद करना जरूरी है जो 1 साल में बदलते रहता है? नहीं। तो इसके चेयरमैन को याद करने की जरूरत नहीं है। खाली याद रखना कि चेयरमैन का टेन्योर कितना होता है? 1 साल का। ठीक है। टेन्योर ऑफ चेयरमैन 1 ईयर। बात समझ में आ गई? 1 ईयर। तो ये जनरल असेंबली के बारे में कोई दिक्कत नहीं। यूएनओ, यूएनओ के 6 ऑर्गन कौन कौन से? जनरल असेंबली, देख 3 तो ऐसे याद रखते हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे। ये तीनों को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे। आईसीजे इन सबको दिमाग देगा सिक्रेटरिएट। इन सबको दिमाग देगा सिक्रेटरिएट। पैसा जो कि इकट्ठा करेगा ट्रस्टीशिप। पैसा इकट्ठा करेगा ट्रस्टीशिप। ठीक है। बाकी हेल्थ वगैरह के बारे में अलग अलग स्पेसिफिक काम करेगा तो सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। इतना क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। अभी देख, ये जनरल असेंबली हो गया, इसको यहीं पर रखते हैं। आगे की जो हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह रहेंगे, ठीक है, उसके बाद जो आईसीजे रहेगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।